बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर जो है ये 10 किया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो है ये 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये साबित करना है। इसके लिए हमने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दो हमने यूनिट वेक्टर ले लिए हैं। एक ओ ए, इसको ए यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर किया है, ओ बी इसको बी यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर किया। ए जो है ओ ए जो है या ए यूनिट वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है, और ओ बी जो है या बी यूनिट वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल माइनस बीटा। क्योंकि ए जो है इसकी रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये पॉजिटिव है, और ओ बी जो है इसकी जो रोटेशन है वो है क्लॉकवाइज, ये नेगेटिव है। लेकिन ए और बी के दरमियान जो एंगल है, ए और बी के दरमियान एंगल वो अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि ये अल्फ़ा है ये बीटा है। नेगेटिव साइन जो है ये उसकी रोटेशन को ज़ाहिर करता है, एंगल बीटा ही है। तो इसका मतलब टोटल जब हम लेंगे तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। इनके ए और बी यूनिट वेक्टर के दरमियान जो एंगल होगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। लेट ए एंड बी टू एनी यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल्स अल्फ़ा एंड माइनस बीटा विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा, बी जो है वो माइनस बीटा बना रहा है। तो सो दैट मेजरमेंट एंगल ए ओ बी यानी कि ये टोटल एंगल जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा है। अब ए यूनिट वेक्टर इसको जब कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जी। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर एक वेक्टर जो है वो एफ हो, उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो उसको लिखा जाता है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। और एफ एक्स क्या होता है, वो होता है कॉज अल्फ़ा, साथ आई है तो वो बन जाता है कॉज अल्फ़ा आई। और एफ वाई जो है ये क्या होता है, साइन अल्फ़ा, तो साथ जे है तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा जे। यानी कि एफ वेक्टर को आपने फिजिक्स में लिखा था एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। तो एफ एक्स बना कॉज अल्फ़ा, तो साथ आई तो कॉज अल्फ़ा आई हो गया, और एफ वाई होता है साइन अल्फ़ा, साथ जे है तो वो बन जाएगा साइन अल्फ़ा जे। अब एफ़ की बजाय हमने ले लिया है ए यूनिट वेक्टर, तो उसको लिखेंगे कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे। उसमें एफ एक्स जो होता है उसको कॉज अल्फ़ा चूँकि लिया था, इसमें ये कॉज अल्फ़ा, एफ वाई को साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा। अब ए जो है ये एक्स एक्सिस लाइन के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा था, इसलिए एंगल अल्फ़ा लिख दिया। अब बी को भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन सिर्फ एंगल चेंज होगा, क्योंकि बी जो है वो एंगल माइनस बीटा बना रहा है, तो हम अल्फ़ा की जगह पर माइनस बीटा लिख देंगे। इधर भी अल्फ़ा की जगह पर माइनस बीटा लिख देंगे। तो काज के एंगल में अगर माइनस आ जाए, काज माइनस को ख़त्म कर देता है। साइन के एंगल में अगर माइनस आए तो साइन माइनस को बाहर निकाल देता है। तो बी यूनिट वेक्टर बन जाएगा कॉज बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। अब हम लेंगे ए डॉट बी। ए हमारे पास है कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे डॉट, और बी है कॉज अल्फ़ा आई माइनस साइन कॉज बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। ए डॉट बी का फार्मूला पढ़ा था हमने, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ ए और बी के दरमियान एंगल, ए और बी के दरमियान एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा। और इधर जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई डॉट आई 1 हो जाएगा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा आ जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ए है यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगी। बी यूनिट वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। इधर आ जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास साबित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये चीज़ ही साबित करनी थी। अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं।
तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है बी इज इक्वल टू सी कॉज ए तो प्लस ए कॉज सी, ये साबित करना है। इसके लिए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी। ए के जो सामने वाली साइड है उसके लॉन्ग जो वेक्टर होगा वो ए होगा, बी के अपोजिट साइड के लॉन्ग जो वेक्टर आएगा वो बी होगा, सी की अपोजिट साइड के साथ जो वेक्टर आएगा वो सी होगा। ए पर एंगल अल्फ़ा होगा, बी पर एंगल बीटा होगा, सी पर एंगल जो है वो गैमा होगा। ये सी होगा। ये इंटरनल एंगल जो है ये सी है। अगर हम ये एक्सटर्नल एंगल लें, क्योंकि टोटल जो एंगल होता है वो पाई या 180 होता है, अगर ये वाला इतना सी है तो ये बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल जो है वो पाई माइनस सी रह जाएगा। इसी तरह से ये टोटल एंगल जो बनेगा वो पाई होगा, और ये वाला एंगल जो है जो हमने ए लिया है तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल जो है वो बन जाएगा पाई माइनस ए। इसी तरह से ये वाला भी टोटल एंगल जो है ये पाई होगा, और इतना जो है ये बीटा है, ये एक्सटर्नल एंगल जो है ये पाई माइनस बीटा। वेक्टर में जो हम एंगल लेते हैं वो इंटरनल एंगल की बजाय हम एक्सटर्नल एंगल जो है वो लेते हैं। तो कंसिडर ए ट्राइंगल ए बी सी। अब हमने एक ट्राइंगल ली है ए बी सी, तो सच दैट इसमें बी सी जो है वो वेक्टर ए है, सी ए जो है वो बी है, और ए बी जो है वो सी वेक्टर है। वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। किसी भी ट्राइंगल में अगर तमाम वेक्टर जो है वो वन वे राउंड हों तो उनका सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तमाम वेक्टर वन वे राउंड ए प्लस बी प्लस सी, उनका सम जो है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। इसमें बी को एक साइड पर कर लिया, ए और सी दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, इधर बी और इधर बी, और माइनस को अप्लाई कर लिया, माइनस ए माइनस सी हो गया। बी डॉट बी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, माइनस ए डॉट बी माइनस सी डॉट बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट बी होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ ए और बी के दरमियान एंगल। देखें ए और बी के दरमियान एंगल जो है वो सी है, पाई माइनस सी है, तो एक्सटर्नल एंगल जो है वो लेना है, ये पाई माइनस सी आ जाएगा। सी डॉट बी को लिखेंगे सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ बी और सी के दरमियान एंगल। देखें ये बी है ये सी है, इनके दरमियान एक्सटर्नल एंगल जो है वो पाई माइनस ए है। तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में पाई आ जाए तो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता। अगर वो काद है तो काद ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, लेकिन उसका अलामत चेंज हो सकती है, क्योंकि पाई माइनस सी जो है ये बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में का जो होता है ये नेगेटिव होता है, तो वो नेगेटिव और ये वाली नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये आ गया ए बी कॉस सी। इसी तरह से पाई की वजह से का तो चेंज नहीं होगा, पाई माइनस ए ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव और ए वाली नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बी सी कॉज ए आ जाएगा। दोनों में से बी को कॉमन ले लिया, इसको पहले लिख लिया सी कॉज ए प्लस ए कॉज सी, बी को इस बी स्क्वायर से कैंसिल किया तो बी हमारे पास आ गया बी इज इक्वल टू सी कॉज ए प्लस ए कॉज सी। ये साबित करना था। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, सी इज इक्वल टू ए कॉज बी प्लस बी कॉज ए। उसी तरह से हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ए के सामने वाली साइड के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो ए ले लिया, बी के सामने वाली साइड के साथ बी ले लिया, सी के सामने वाली साइड के साथ सी ले लिया। ये इंटरनल एंगल ए है, एक्सटर्नल बन जाएगा पाई माइनस ए, इंटरनल बी है पाई माइनस बी बन जाएगा, इंटरनल सी है पाई माइनस सी बन जाएगा। कंसिडर ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी सी ए आ गया, सी ए जो है वो बी आ गया, ए बी जो है वो सी आ गया। वही है जिस तरह से इसमें हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 आ जाए। फर्स्ट पार्ट में बी की वैल्यू मालूम करनी थी, तो हमने बी को एक साइड पर कर लिया था, लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आए थे। इसमें सी की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इसमें से सी को लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, ए और बी को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे।
इसमें बी मालूम करना था, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया था। अब इसमें सी मालूम करना है, सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी, तो सी डॉट सी, इधर माइनस ए माइनस बी डॉट सी के साथ डाल लेंगे सी डॉट सी, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी। अब ए डॉट सी को लिखेंगे ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ ए और सी के दरमियान एंगल, वो पाई माइनस बी है, पाई माइनस बी लिख लिया। बी डॉट सी को लिखेंगे बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ बी और सी के दरमियान एंगल जो है वो पाई माइनस ए है, वो पाई माइनस ए लिख लिया। पाई की वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा, काज का काज ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। पाई की वजह से कॉज चेंज नहीं होगा, कॉज ही रहेगा, लेकिन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें सी जो है वो कॉमन ले लिया, ए कॉज बी प्लस बी कॉज ए आ गया, सी को सी स्क्वायर से कैंसिल किया, तो सी इज इक्वल टू ए कॉज बी प्लस बी कॉज ए आ जाएगा। जी इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह बिल्कुल वही हम डायग्राम बनाएंगे, उसी कंसेप्ट के साथ इसको हल कर देंगे। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए के सामने साइड जो है इसके लॉन्ग वेक्टर ए आएगा, बी के सामने जो साइड है उसके लॉन्ग बी आएगा, सी के सामने वाली साइड के लॉन्ग सी आएगा। इनके एक्सटर्नल एंगल पाई माइनस ए पाई माइनस बी पाई माइनस सी आ जाएंगे। कंसिडर ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी सी जो है वो ए वेक्टर है, सी ए जो है वो बी है और ए बी जो है वो सी है। वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें बी स्क्वायर मालूम करना है, उसी तरह से इसमें बी को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस सी। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस सी का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी, क्योंकि इसका मतलब स्क्वायर ही होगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, ए डॉट ए आ जाएगा, ए डॉट सी आ जाएगा, सी डॉट ए आ जाएगा, सी डॉट सी आ जाएगा। ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, सी डॉट सी स्क्वायर हो जाएगा। सी डॉट ए जो है वो ए डॉट सी के बराबर ही होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 2a डॉट सी। इधर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट सी को लिखेंगे ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ ए और सी के दरमियान एंगल देखेंगे, ए और सी के दरमियान एक्सटर्नल एंगल बनेगा पाई माइनस बी, और ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पाई की वजह से फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉज नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन इधर आ गया, यह आ गया 2ac कॉज बी। तो ये हमारे पास साबित हो गया है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज बी। इसका फोर्थ पार्ट, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज सी। डायग्राम ये वाली ही रहेगी, उसी तरह से सब कुछ करना है। कंसिडर ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू ए, ये बी सी जो है ए के बराबर है, सी ए जो है ये बी है, ए बी जो है वो सी है। वी हैव ए प्लस बी प्लस सी जो है वो सी 0 है। इसमें बी स्क्वायर था, बी को लेफ्ट हैंड साइड पर कर लिया था, इसमें सी स्क्वायर है तो हम सी को इधर कर लेंगे, माइनस सी हो जाएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, माइनस सी का स्क्वायर करेंगे प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब डॉट प्रोडक्ट ले, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए जो है वो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी जो है वो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट ए जो है वो ए डॉट बी के बराबर ही होगा, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी को लिखेंगे ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ ए और बी के दरमियान एंगल। देखें ए और बी के दरमियान एंगल है पाई माइनस सी, पाई की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में,
वो नेगेटिव होगा। इस तरह से सी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। हाँ जी, 7.3 एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब 7.4 एक्सरसाइज के लिए हम पढ़ेंगे वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी एंड इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, इनके दरमियान एंगल जो है वो थीटा है। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो अगर तो डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो फिर इन टर्म ऑफ कॉज लिखते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो इन टर्म ऑफ साइन लिखते हैं। तो ए क्रॉस बी का फार्मूला होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, और एन क्या होगा, ये परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दी वेक्टर, और थीटा जो है दो वेक्टर के दरमियान एंगल है सच दैट 0 लेस दैन आर इक्वल टू थीटा लेस दैन आर इक्वल टू पाई, और इस थीटा की रेंज क्या होगी 0 पाई और उनके दरमियान। एंड एन इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर ए एंड बी विद डायरेक्शन गिवन बाय द राइट हैंड रूल, और इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल के तहत ली जाएगी। अब इसमें ए और बी वेक्टर जो है, जब हम कहते हैं कि ये एन जो है ये परपेंडिकुलर वेक्टर होगा प्लेन के ऊपर, इसका मतलब फिर ये होगा कि ए और बी दोनों प्लेन के अंदर आएंगे। अगर कोई वेक्टर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो प्लेन के अंदर लाइज करने वाले हर एक वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। प्लेन के अंदर जो वेक्टर हैं वो आपस में कोई भी एंगल बना रहे हों, लेकिन जो वेक्टर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो वो प्लेन के अंदर लाइज करने वाले हर एक वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी दो वेक्टर जो हैं जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो दोनों को प्लेन के अंदर लेना है। और ये जो दो वेक्टर का जो एक्चुअल हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर वेक्टर टू दी प्लेन कंटेनिंग दी वेक्टर ए एंड बी। यानी कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक्चुअल वो एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर होता है जिस प्लेन के अंदर वही दोनों वेक्टर जो है वो लाइज करते हैं। तो इसलिए इसको हम ए क्रॉस ए परपेंडिकुलर वेक्टर जो है इसको ए क्रॉस जो है वो बी भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी है। अब देखें कि नो अगर हम बी क्रॉस ए लें तो फिर हम लेंगे बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। जब बी क्रॉस ए लेंगे तो एन परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी तो नेगेटिव होगी। अब माइनस को पहले लिख लेंगे, तो मैग्नीट्यूड में आप ऑर्डर चेंज भी कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 इंटू 3 लिख लें या 3 इंटू 2 लिख लें उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर एन माइनस वो पहले लिख लिया है, तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन टू एन यूनिट वेक्टर, ये तो हम ऊपर मालूम कर चुके हैं, ये तो वैल्यू होती है ए क्रॉस बी की। तो और या हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी को इधर ले आएँ और बी क्रॉस ए को इधर ले जाएँ, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में तब्दीली नहीं आती क्योंकि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए होता है। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी जब हम हल करते हैं तो आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो बी तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी बी डॉट ए करेंगे तो वो भी स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ए डॉट बी जो बी डॉट ए के बराबर होगा। लेकिन जब हम ए क्रॉस बी मालूम करेंगे तो वो एक वेक्टर की फॉर्म में आता है, तो जब बी क्रॉस ए करेंगे तो इसका मतलब वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब भी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी तो साथ नेगेटिव साइन लिखेंगे, तो फिर ए क्रॉस बी जो है इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। अगेन दोबारा देखें, अगर ए क्रॉस बी ऊपर हमने लिया हुआ है, ए क्रॉस बी होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अगर एन की वैल्यू मालूम करनी हो तो ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा जो है वो इसके नीचे आएगा।
तो एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए क्रॉस बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लें। अब दोबारा अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड करें, ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड, ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इधर यूनिट वेक्टर एन है, इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है ये 1 होती है। तो इस तरह से ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड आ गई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। इधर से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू मालूम करें, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अगर आपने दो वेक्टर के दरमियान एंगल मालूम करना हो इन टर्म ऑफ साइन, तो उसका फार्मूला ये बनेगा ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल मालूम करना हो इन टर्म ऑफ कॉज, तो फिर कॉज थीटा का फार्मूला होता था ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल मालूम करना हो इन टर्म ऑफ साइन, फिर उसका फार्मूला बनेगा ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। हाँ जी, इसमें इक्वेशन नंबर 1 हमने ली थी एन यूनिट वेक्टर। 1 में हमने लिखा था ए क्रॉस बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। पिछले पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 ली थी, तो उसमें ए क्रॉस बी ओवर था ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। लेकिन इसकी वैल्यू अभी हमने पिछले पेज पर मालूम किया कि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा बराबर होता है ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड। तो फिर इसकी जगह पर लिखेंगे तो एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड। जब आपने एन यूनिट वेक्टर की वो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर ए एंड बी, तो इसका मतलब ये होगा कि वो एन यूनिट वेक्टर जो है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर वो वैसे ही पूछ ले फाइंड ए परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर का लफ्ज़ ना कहे कि परपेंडिकुलर का सिर्फ कहे, फाइंड दी परपेंडिकुलर वेक्टर टू दी प्लेन कंटेनिंग दी वेक्टर ए एंड बी, तो फिर आपने सिर्फ ए क्रॉस बी मालूम करना है। अगर वो कहेगा परपेंडिकुलर वेक्टर जो प्लेन के ऊपर है वो मालूम करें, तो सिर्फ ए क्रॉस बी मालूम करना है। अगर वो कहेगा कि प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर मालूम करें, तो फिर आपने एन मालूम करना है। और एन का फार्मूला हो जाएगा ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड। अब इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लें। हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो जे है, जी एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो के है। और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस ये म्यूचुअली एक्स परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली एक्स परपेंडिकुलर मीन इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 90 90 का होगा। अगर हम आई क्रॉस आई करें, इसको लिखेंगे जिस तरह से ए क्रॉस बी किया था, आई मैग्नीट्यूड साइन ऑफ हर वेक्टर जो है वो अपने साथ एंगल 0 का बनाता है। और इनटू यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। आई के ऊपर जे भी परपेंडिकुलर है, के भी परपेंडिकुलर है, आप जे भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, 1 1 साइन 0 जो है ये 0 होता है। जे ऐसे ही आ गया, 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो आई क्रॉस आई जो है ये 0 आ गया। सिमिलरली जे क्रॉस जे मैग्नीट्यूड साइन ऑफ जे एंगल बनाएगा 0। जे के ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो जे के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो के भी है और आई भी है। ये जे की बजाय जो है इसको के कर लेंगे, तो साइन 0 जो है ये 0 होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। इस तरह से जे क्रॉस जे भी 0 आ जाएगा। के क्रॉस के जो है ये के मैग्नीट्यूड साइन 0, के के ऊपर जे और आई दोनों परपेंडिकुलर हैं, जे ले लें या आई ले लें। जे ले लिया है, के मैग्नीट्यूड 1 1 साइन 0 0, जे आ गया 0। तो इससे ये साबित हुआ कि आई क्रॉस आई जो है ये 0 होगा, जे क्रॉस जे जो है ये 0 होगा, के क्रॉस के जो है ये 0 होगा। अगर हम लें आई क्रॉस जे, ये आएगा आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड साइन ऑफ आई और जे के दरमियान एंगल जो है वो 90 का है, लेकिन आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो के है, वो के लिख लिया। ये यूनिट वेक्टर हैं, इनकी मैग्नीट्यूड 1 1 साइन 90 1 के आ गया। मतलब ये हुआ कि आई क्रॉस जे जो है ये के बराबर होगा। सिमिलरली
जे क्रॉस के करेंगे, जे मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड साइन 90 आई दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 1 1 साइन 90 1 आई आ जाएगा, तो जे क्रॉस के जो है वो आई आ जाएगा। के क्रॉस आई आएगा, के मैग्नीट्यूड आई मैग्नीट्यूड साइन 90 जे आ जाएगा, तो इसमें 1 1 1 और जे के बराबर। तो आई क्रॉस, या इधर से आप सर्कल बनाकर कर सकते हैं, आई क्रॉस जे जो है वो के होगा, जे क्रॉस के जो है वो आई होगा, के क्रॉस आई जो है वो के क्रॉस आई जो है वो जे होगा। लेकिन अगर हम इसकी रोटेशन चेंज कर दें तो नेगेटिव साइन लिखेंगे। मसलन अगर हम कर दें आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के माइनस जे होगा। अगर हम के क्रॉस जे करेंगे तो वो माइनस आई आएगा। तो अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो वो माइनस के, अगर उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे तो नेगेटिव आएगा। एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी जो है वो मालूम करना हो, लेट ए वेक्टर हमने ए लिया a1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 के, और b है a2 आई प्लस b2 जे प्लस c2 के। जब भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है तो डिटर्मिनेंट बनाकर करना है। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में लिखेंगे आई जे के, सेकंड में लिखेंगे ए के कंपोनेंट्स, और थर्ड में लिखेंगे बी के कंपोनेंट्स। आप डिटर्मिनेंट वाले तरीके से हम इसको हल करेंगे। आई ले लेंगे, आई जिस रो जिस कॉलम में है इसको छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे b1 c2 फिर माइनस b2 c1। जब जे लेंगे वो माइनस लेंगे, इसको छोड़ देंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, a1 c2 आ जाएगा माइनस a2 c1 आ जाएगा। प्लस के लेंगे तो इसमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, a1 a2 माइनस a2 b1। इस तरह से ए क्रॉस बी जो है ये हम मालूम करेंगे, विच इज़ नोन एज डिटर्मिनेंट फार्मूला फॉर ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी मालूम करने का डिटर्मिनेंट का जो है ये फार्मूला जो है ये बन जाएगा।